हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस की सेट 17 का क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आइए बिना किसी देरी के ये आज का सेशन यहीं पे स्टार्ट करते हैं। एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में रखा कुछ बातें आपके सामने। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देते हैं, इसमें कहने की क्या बात है। आइए सीधा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 12 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सपोज कि ये एक प्लेटफॉर्म है और इसकी लंबाई है 900 मीटर, ठीक है। और ये एक सपोज की रेलगाड़ी है और सपोज कि आप यहाँ पर बैठे हैं और इस रेलगाड़ी की लंबाई है 300 मीटर। अब ये रेलगाड़ी आगे बढ़ना स्टार्ट करी और सपोज कि ये रेलगाड़ी कुछ यहाँ पर आ गई, कुछ इस तरह से, यानी कि इस पोजीशन में आ गई और आप आ गए यहाँ पर। तो आपको तो लग रहा होगा कि ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार कर चुकी है अब, लेकिन एक्चुअल में केवल यहाँ पर आई है रेलगाड़ी। जब तक ये रेलगाड़ी कुछ इस पोजीशन में ना आ जाए तब तक ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार नहीं करेगी। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को तब पार करेगी जब ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की खुद की जितनी लंबाई है उतनी दूरी को अगर पार करेगी तब जाकर के ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग कंसेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। तो यानी कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई अगर हम दूरी की बात करें तो कितना हो जाएगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है जी। तो यहां से दूरी कितना आ गई? दूरी बराबर हो जाएगा 900 और प्लस 300, यानी कि दूरी बराबर हो गई 1200 मीटर, ठीक है। दूरी कितना हो गया? 1200 मीटर, ठीक। और यहां देखिए समय दिया गया है। समय बराबर क्या है? समय बराबर है 1 मिनट 12 सेकेंड में पार करती है। मतलब क्या कि 72 सेकेंड में, यानी कि ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को 72 सेकेंड में पार करती है। तो हमसे यहाँ पर चाल पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल कितना होगा। तो यहाँ पर सिंपल चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, यानी कि दूरी है 1200 बटा समय है 72। 3 से आप इसको काट सकते हैं। यहां से अब ये क्या हो जाएगा? चलिए काटिए इसको, 2 से पहले काटिए। ये हो जाएगा 36 और ये हो गया 600, ये हो गया 18 और ये हो गया 300 और ये हो गया 9 और ये हो गया 150 और ये हो गया 3 और ये हो गया 50। यानी कि चाल बराबर क्या आ गई? चाल बराबर आ गया 50 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन हमसे ऑप्शन में बोला जा रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है हमें चाल। तो हम मीटर, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? चाल बराबर 50 बटा 3 और मीटर प्रति सेकेंड को अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो हम इसमें 18 बटा 5 से गुना करा देंगे, तब ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा 50, 5 दहा 50 और 3 छक 18, यानी कि चाल बराबर क्या आ गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप क्या करिए, इसको नोट करिए और इसके साथ आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप खुद से करिए, ठीक है। और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ करिए। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है
जिसे 66 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 18 से पूर्णतया विभक्त हो। यहाँ पर बात को समझिए क्या बोला जा रहा है कि हम 66 में क्या चीज से गुना करा दें कि इसका जो गुणनफल होगा वह 18 से पूरा भाग लग जाए, यानी कि एक पूर्णांक आ जाए। यहाँ पर बात को समझे आप कि हम 66 में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करा दें, ऐसी छोटी से छोटी कौन सी संख्या से गुना करा दें कि इसका जो भी गुणनफल होगा वह 18 से पूरा कट जाए, यानी कि एक पूर्णांक आ जाए। तो हम यहाँ से मान ले रहे हैं कि माना कि वह छोटी से छोटी संख्या बराबर x। तो प्रश्न से क्या बोला जा रहा है कि उस संख्या में हम 66 से गुना कराएं और जो भी गुणनफल आए उसमें हम अगर 18 से भाग लगा दें तो ये एक पूर्णांक आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 तिया 18 और 11 छक 66, यानी कि 11 गुना x बट्टा में 3 क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। अब यहाँ पर आप गौर करिए, अगर हम x का मान 3 ले ले, अगर हम x बराबर 3 ले ले तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा 11 गुना 3 बट्टा में 3, यानी कि ये कट जाएगा, आएगा केवल 11 जो कि एक पूर्णांक है, एक पूर्ण अंक है। तो यानी कि अगर हम 66 में अगर हम 3 से गुना करा दें तो इसका जो भी गुणनफल आएगा अगर हम उसमें 18 से भाग लगा देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पर एक पूर्णांक आ गई, यहाँ पर एक पूर्णांक आ जाएगा। तो यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या 3 है जिसमें हम अगर 66 से गुना करा दें तो प्राप्त गुणनफल 18 से पूरा भाग लग जाएगा, यानी कि पूरा कट जाएगा, एक पूर्णांक आ जाएगा। इसलिए वह छोटी से छोटी संख्या बराबर कितना आ गया, 3 हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो होपफुली अब मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप इसको नोट करिए और वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप खुद से ही करिए। ठीक है जी, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को खुद से करिए और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा और साथ ही साथ आपका जो भी आंसर आएगा आप उस ऑप्शन को क्वेश्चन नंबर दे करके आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन खुद से ही करिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का तो यहाँ पर बोला जा रहा है दो संख्याओं का मौसा 16 है और उनका लौसा 160 है। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है जी, आइए पहले बात को समझिए। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का मौसा है, हम मान ले रहे हैं कि वह दो संख्या बराबर a एंड b। ठीक है जी, और यहाँ पर a का मान दिया गया है 32। ठीक, और हमसे b का मान पूछा जा रहा है और प्रश्न में क्या दिया गया है कि मौसा है ab का मौसा दिया गया है 16 और लौसा यानी कि AB का लौसा दिया गया है 160 और हमसे B का मान पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर एक बात को हमेशा के लिए याद रखिएगा। ठीक है जी, ये क्लास 10th की बात है, थोड़ी सी बात है। किसी भी आप इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया यहाँ पर a और b के लिए ठीक है जी, उन दोनों धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल जो होता है बराबर होता है HCF यानी कि मौसा ऑफ AB। ठीक है, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB।
आप इस बात को हमेशा के लिए याद रखिएगा, केवल और केवल दो धनात्मक पूर्णांक के लिए ही ये इक्वेशन वैलिड होता है। ठीक है जी, केवल और केवल दो धनात्मक पूर्णांक के लिए ही ये जो इक्वेशन है ये वैलिड होता है। ठीक है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के मौसा और उन दोनों संख्याओं के लौसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब यहां से हो जाएगा 32 गुना b बराबर HCF कितना है, यानी कि मौसा दिया गया है 16 और गुना लौसा दिया गया है 160। तो यानी कि यहां से अब ये क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 116 गुना 160 अब बट्टा में 32। ठीक है, 16 दूनी 32 और 80 दूना 160, इसलिए दूसरी संख्या कितना आ गई, दूसरी संख्या बराबर आ गया 80 हमारा हो जाएगा आंसर। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसमें करना क्या था, बस ये वाला कंसेप्ट का यूज करना था। आप इस बात को नोट में आप लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से और आप इस बात को हमेशा के लिए याद भी रखेंगे। ठीक है जी, कि किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए ही ये होता है। तो आप इसको नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, वीडियो को पॉज करिए और आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ठीक है, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, यदि cos थीटा बराबर 8/17 तो sin 2 थीटा का मान होगा। हमें sin 2 थीटा का मान बताना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है cos थीटा का मान 8/17, तो हमें sin 2 थीटा का मान बताना है। तो देखिए फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा बराबर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर होता है स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम इन दोनों फार्मूला का यूज करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में। तो हमें बोला जा रहा है कि साइन 2 थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 इंटू यहाँ है साइन थीटा और साइन थीटा बराबर क्या है 2 इंटू स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा जी। सभी को इतना क्लियर है, एकदम सभी को इतना क्लियर है। तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ से हो गई ये अब 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्वेश्चन में दिया गया है 8/17, तो यहाँ पर 8/17 का हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी, सभी को क्लियर है इतना। 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289 इंटू कॉस थीटा का मान दिया गया है यहाँ पर 8/17। ठीक है जी, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ से लघुत्तम हो जाएगा 289, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 289 माइनस 64 इंटू 8/17। ठीक है, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। अच्छा जी, सभी को इतना क्लियर है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 289 में से 64 को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5, 2 और 225 बट्टा में 289 स्क्वायर रूट के अंदर इंटू 8/17। ठीक है, तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ये देखिए ये हो जाएगा 15/17 गुना 8/17 गुना में यहाँ पर है 2, तो ये अब क्या हो जाएगा
30 और 8 के 24 यानी कि 240 बटा में 289 हो जाएगा हमारा आंसर। तो यानी कि साइन यहाँ पर कॉस थीटा का मान दिया गया था 8/17, तो हम यहाँ से cos 2 थीटा का मान निकाल लिए 240 बटा में 89। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। हमें बस इन दोनों फॉर्मूला का यूज करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है जी। तो आप इसको नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन भी करिए। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप खुद से करिए और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। ठीक है। तो आप पहले इसको नोट करिए। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है तो संख्या हमें बताना है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात है 3:4। 3:4 है। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आपको जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन मिले तो यहाँ पर जो भी अनुपात में राशि हो उसमें आप पहले क्या करिए, कोई भी वेरिएबल लगा दीजिए। हम यहाँ पर वेरिएबल x लगा दे रहे हैं। आप यहाँ पर x के अलावा कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो आप देखिए प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि यदि बड़ी संख्या का वर्ग, इसमें से बड़ी संख्या कौन सा है 4, तो यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने, दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। तो ये हो गया कुछ इस तरह से। तो यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 एक्स स्क्वायर बराबर 9x² गुना 8 माइनस 224। ठीक है जी। यानी कि 16x² बराबर 8 9 72 x² माइनस 224, यानी कि 72x² माइनस 16x² बराबर 224। ठीक है जी। सभी को इतना क्लियर है? सभी को इतना क्लियर है? तो यहाँ देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 12 में से 6 हो जाएगा 6 और 6 में से 1 जाएगा 5, 56x² बराबर 224। ठीक है। यानी कि x² बराबर 224 बटा में 56, 50 चौका 200 और 6 चौका 24, यानी कि 4 बार में कट जाएगा। यहाँ से x² बराबर 4, इसलिए x बराबर आ गया 2, x का मान आ गया 2। तो यहाँ से पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर 3x, यानी कि 3 गुना 4, 3 गुना 2 ना, 3 गुना 2 बराबर 6। और दूसरी संख्या की अगर हम बात करें यहाँ से तो दूसरी संख्या बराबर क्या है 4x, यानी कि 4 गुना 2 बराबर 8। तो हमारे पास संख्या आ गई 6 और 8, 6 और 8 आ गई। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ से ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है जी। सभी को इतना क्लियर है? मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप इसको नोट करिए और आप साथ में क्वेश्चन नंबर 6 को भी ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। ठीक है। आप पहले इसको नोट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप खुद से ही करेंगे और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। तो आप पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर दिया गया है स्क्वायर रूट अंडर 248 प्लस स्क्वायर रूट अंडर कितना है 52 प्लस स्क्वायर रूट अंडर 144 का हमें मान बताना है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इसका 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा 248 प्लस स्क्वायर रूट अंडर 52 प्लस 12। ठीक है जी। तो अब यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा 248 प्लस ये क्या हो गई 2 2 4 और 5 1 6 और 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8,
यानी कि अब ये क्या हो गई 248 प्लस 8, यानी कि 8 8 16, 1 4 1 5, ठीक है जी, और 256 हो गई यहाँ पर। इसलिए ये हो जाएगा 16 का वर्गमूल। 256 का वर्गमूल होता है 16, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 16, हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है जी, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका सॉल्यूशन करना कुछ नहीं था इसमें, बस केवल हमें वर्गमूल सबका निकालते जाना था। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है। आप क्वेश्चन नंबर 7 को एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ उसका सॉल्यूशन करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, सभी 8 लड़कों की औसत आयु कितनी होगी हमें बताना है। तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में। पहले आप समझिए कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर क्या होता है। सपोज हमारे पास अगर कोई 3 संख्या है, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, और हमसे अगर पूछा जाए कि आप बताइए कि इसका औसत मान क्या होगा, तो यहाँ पर इसका योग कितना है, 5 3 8 और 1 9। संख्या कितना है, 3 है तो 3, यानी कि औसत मान आ गया 3। तो हम कैसे निकालें औसत मान। दिए गए संख्याओं का योग बटा दिए गए संख्याओं में संख्याओं की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ से ऐसे औसत मान निकालते हैं। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग औसत मान निकालना समझ गए होंगे, कैसे औसत मान निकाला जाता है। वहीं अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, यानी कि औसत मान दिया गया है 12 लड़के हैं, संख्या दिया गया है 5, लेकिन यहाँ पर 5 लड़कों की आयु का योग नहीं दिया गया है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं 5 लड़कों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 12 25 60, समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्न से, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु दिया गया है 16 वर्ष, लेकिन यहाँ पर 3 लड़कों की आयु का योग नहीं दिया गया है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 3 लड़कों की आयु का योग बराबर 16 तिया 48। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। फिर बोला जा रहा है कि सभी 8 लड़कों की औसत आयु होगी। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि पहले 8 लड़कों की आयु का योग कितना होगा। तो यहाँ से हम समीकरण 1 और 2 से हम निकाल सकते हैं कि 8 लड़कों की आयु का योग कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 लड़कों की आयु का योग है 60 प्लस 3 लड़कों की आयु का योग है 48, इसलिए 8 लड़कों की आयु का योग हो जाएगा 108 वर्ष। ठीक है जी, 3 लड़कों की आयु का योग हो जाएगा 108 वर्ष। तो हमें अब यहाँ से 8 लड़कों की आयु का औसत निकालना है। तो हम यहाँ से औसत बराबर क्या लिख सकते हैं, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, यानी कि 8 लड़कों की संख्याओं का योग 108 बट्टा में कितनी लड़के हैं, 8 लड़के हैं, तो ये हो गया 8। आप यहाँ से जब भाग लगाइए तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, बचा यहाँ पर 2 हो गया 28, 8 चौका 32 हो जाएगा, 8 री का 24, तो 8 री का 24 बचेगा 4, तो यहाँ पे 4 बट्टा में 8, यानी कि 4 दूनी 8। तो यानी कि यहाँ से देखिए औसत मान कितना आ गया, औसत बराबर हो गया 13.1/2 वर्ष। ठीक है जी, तो यानी कि 8 लड़कों की औसत आयु का मान कितना आ गया, 13.1/2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट
ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो अब मैं ये आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप इसको नोट करिए और आप पहले इसको नोट करिए और आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, वीडियो को पॉज करिए। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिखाई दे रहा होगा। आप पहले क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन खुद से करिए और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। तो आप पहले इसको नोट करिए, ठीक है जी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए के 5 की दर से बेचे जाते हैं, लाभ प्रतिशत कितना है हमें बताना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 6 केला 5 रुपए में खरीदा जाता है। तो यहाँ से एक केला का दाम कितना हो जाएगा, 5/6 रुपए। यानी कि एक केला का क्रय मूल कितना हो गया, 5/6 रुपए। अब देखिए पुनः प्रश्न से, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि 5 केला 6 रुपए में बेचे जा रहे हैं। तो एक केला कितना में बेचे जाएंगे, एक केला बेचे जाएंगे 6/5 रुपए। ये हो गया विक्रय मूल्य एक केले का, विक्रय मूल्य, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 6/5 माइनस 5/6, लघुत्तम हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा 5 छक्के 30, 6 6 36 माइनस 25, यानी कि 11/30। ये हो गया लाभ, ठीक। और अगर हम लाभ प्रतिशत की बात करें तो लाभ बट्टा में होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 5/6। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा ऊपर 6 और ये गुना 100। समझे बात को, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है जी। तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6×5 = 30 और 5×5 = 25, चौका हो जाएगा 100। यानी कि लाभ परसेंट की अगर हम बात करें तो लाभ परसेंट बराबर आ गया हमारा 11 चौक 44% हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप नोट करिए और साथ में आप क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन खुद से करिए। आपको वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है जी। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे पहले और इसको नोट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आप खुद से ही करिए और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो यहाँ पर दिया गया है कि √2n बराबर 64। तो हमें n का मान बता देना है कि n बराबर कितना होगा, ठीक है। तो पहले देखिए हम क्या कर लेते हैं कि हम 64 बराबर क्या लिख सकते हैं। देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। यानी कि 64 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2⁶, ठीक है जी। इतना सभी को क्लियर है कि हम 64 बराबर लिख सकते हैं 2⁶। तो यहाँ से देखिए अब ये क्या हो जाएगा, √2n, दोनों तरफ आप वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो जब आप दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो ये रूट हट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा केवल 2n बराबर 64 का स्क्वायर, ठीक है जी। यानी कि 2n और 64 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2⁶ और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, इतना सभी को एकदम क्लियर है। तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, 2n बराबर 2⁴12, 6 दूना 12। इसलिए देखिए बेस दोनों में बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा, इसलिए n बराबर 12 हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
तो होपफुली अब मैं ये बोल सकता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक, तो होपफुली अब मैं ये बोल सकता हूं कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर बाई चांस आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके उस पर्टिकुलर डाउट को नेक्स्ट सेशन में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है जी। और हाँ, आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, अगर आपको उन सभी क्वेश्चन का PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।